नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 236 पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के करनाल से ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। इस बीच 1 जनवरी 2022 से बिना वैक्सीनेशन सार्वजनिक जगहों पर एंट्री करने पर रोक लगाने का ऐलान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया है। कोरोना की दूसरी लहर से अभी लोग ठीक से उबरे भी नहीं हैं कि अब ओमिक्रॉन कहर बरपाने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे और कोरोना के नियमों की पालना करेंगे तो दूसरी लहर की तरह ही ओमिक्रॉन को भी मात देने में आसानी होगी। कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैलता जा रहा है। आए दिन ओमिक्रॉन को लेकर आ रही खतरनाक चेतावनी के बीच भारत में भी ये वेरिएंट थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 236 के पार पहुंच गई है। अगर राज्य दर राज्य बात करें तो ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जहां 65 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। इसके बाद दिल्ली में 57 ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि हुई है। तेलंगाना में 24, गुजरात में 23, राजस्थान में 22, कर्नाटक में 19, केरल में 15, जम्मू कश्मीर में 3, यूपी में 2, चंडीगढ़ में 1, आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी एक मरीज मिले हैं। लद्दाख में भी ओमिक्रॉन के 1 मरीज की पुष्टि हुई है। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। पहला मामला जहां करनाल से सामने आया है, तो वहीं दूसरा मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद से आया है। फरीदाबाद में एक केस कनाडा से आया था और उसके कांटेक्ट के 2 और लोग ओमिक्रॉन हुए हैं, तो उनका अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट है। इस बीच प्रदेश के कोरोना केसों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए वैक्सीन के डबल डोज की अनिवार्यता का ऐलान किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वॉलंटरली लोग लगाएं, अच्छी बात है, नहीं तो सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, जो और भी जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती है। अगर आप गेंद में पढ़ के सुना सकता हूं सारा, लेकिन हम जनरली समझ गए कि जहां पर है वहां पर जिसको सेकंड डोज, दोनों डोजें नहीं लगी हुई हैं, बस में, गाड़ी में जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। 1 तारीख से ऐसा ऑर्डर हम आज जारी करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा के बाद दिल्ली सरकार भी सतर्क हो गई है। आने वाले त्योहार, क्रिसमस और नए साल के जश्न में होने वाले भीड़भाड़ की संभावना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ पर लगाम लगाई जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी अपनी गाइडलाइंस में क्रिसमस और नए साल पर सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले भीड़भाड़ पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ओमिक्रॉन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए साल से पहले ही कहर बरपा रहे हैं। यूके में एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर देश की बात करें तो देश में भी
कई राज्य ऐसे हैं जहां कोविड के आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देश में कोविड के मामले कम आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ रही है उससे खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोरोना के नियमों का पालन करके ही ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय गुप्ता, पूर्व सचिव आईएमए के जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद जी सर, जिस तरीके से अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, दुनिया भर की बात करें या देश की बात करें, देश में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब तो प्रदेश में भी 2 केस सामने आए हैं। कितना खतरनाक है ये वेरिएंट? देखिए, ओमिक्रॉन का जो थ्रेट था वो साउथ अफ्रीका से, फिर काफी जो एशियन कंट्रीज है, हांगकांग, थाईलैंड वगैरह इनसे शुरू हुआ था। लेकिन शुरुआत में जैसे जैसे केस साउथ अफ्रीका में बढ़े थे, एक हफ्ते में, 10 दिन में दुगना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना केस हो गए थे। अब यूके में जैसे आपने बताया कि 1 लाख केस हो गए हैं। तो इनिशियली जो रिपोर्ट्स जो साउथ अफ्रीका के हेड है मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर कोइत्सी ने बताया था कि कुछ 4-5 लक्षण जो बताए थे, जो ओमिक्रॉन के पेशेंट्स के अंदर मिले थे जी, वो सार्वजनिक हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा लक्षण नहीं था जिससे हमको डेल्टा वेरिएंट से मिलता जुलता था, जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना या फंगल इन्फेक्शन होना, पेशेंट को वेंटिलेटर पे चले जाना। तो इतना जो घातक सिम्टम्स थे वो ओमिक्रॉन के साउथ अफ्रीका में नहीं मिले थे जी। अब हिंदुस्तान में धीरे धीरे ये अपने पैर फंसा रहा है। लेकिन सर, ओमिक्रॉन के शुरुआती लक्षण क्या है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसके शुरुआती लक्षण बुखार नहीं है, जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट में आ रहा था बुखार, ओमिक्रॉन में बुखार नहीं आ रहा है। जी, ओमिक्रॉन के जो नॉर्मल जो जनरल लक्षण अब तक जो पेशेंट्स देखे गए हैं उनमें ये है कि थकान बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो यंगस्टर्स हैं चाहे वो एल्डरली हैं, और जो हल्का सा गला खराब रहता है जिसको हम कहते हैं स्क्रैची थ्रोट कहते हैं, हल्का सा गले में दर्द रहता है, खांसी नहीं होती है, बदन दर्द होता है, और कुछ कुछ केस ऐसे हैं जिसमें बहुत हल्का बुखार रहता है। तो इतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन में फर्क ये था कि ओमिक्रॉन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नाक में है, नोज में है जी, और लंग्स में नहीं है। डेल्टा वेरिएंट का जो मल्टीप्लिकेशन था वो लंग्स में था, इसलिए जो ऑक्सीजन सैचुरेशन थी डेल्टा वेरिएंट में कम हो रही थी। तो अब तक जो हिंदुस्तान में भी जो मामले हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में है चाहे वो दिल्ली में है, उसमें से एक भी मामला अभी तक ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है जिससे पेशेंट की जो कंडीशन थी वो सीरियस हो गई या क्रिटिकल हो गई है। हालांकि यूके के अंदर ओमिक्रॉन से डेथ काफी रिपोर्ट की है। शायद कल मैं देख रहा था 14 केसेस शायद ओमिक्रॉन के कारण पेशेंट एक्सपायर हुए हैं यूके के अंदर। लेकिन इस वेरिएंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है म्यूटेशन और फैलना। ये जो डेल्टा वेरिएंट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ओमिक्रॉन की जो फैलने की तीव्रता है वो 5 से 10 गुना ज्यादा है। और हिंदुस्तान में अभी जो केस मिले हैं उनमें से कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसके कारण पेशेंट की मौत हुई हो या पेशेंट इवन उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा हो या वेंटिलेटर पर गया हो। और जैसे अभी मैंने अनिल विज जी का बयान भी सुना था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वैक्सीनेशन, जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है तो वो अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लें, और जिन लोगों ने अपनी 1 डोज लगा ली है वे अपने दूसरी डोज भी लगा लें। तो वैक्सीनेशन एक ढाल है हमारी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो ओमिक्रॉन है वो वैक्सीनेशन को एस्केप करता है, इम्यूनिटी को एस्केप करता है। सर, यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीनेशन लगा ली है उनको बूस्टर डोज कितनी जरूरी है, और क्या हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड इसके ऊपर कारगर साबित हो सकती है ओमिक्रॉन के ऊपर? देखिए, बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज के दौर के अंदर, क्योंकि हेल्थ वर्कर, जैसे मैं खुद आपको मामले, हमने इनिशियल लेवल पे जनवरी और फरवरी में अपनी पहली और दूसरी डोज हमने कोविशील्ड की लगा ली, तो लगभग 1-2 महीने बाद हमको 1 साल हो जाएगा। अब अलग अलग देशों में इनकी अलग अलग स्टडीज की गई है। लांसेट में पब्लिकेशन हुआ है, हिंदुस्तान में पूना मेडिकल कॉलेज में हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है।
कि देखा गया है कि कोविशील्ड का मैं आपको बताना चाहता हूं, कोविशील्ड की 2-3 स्टडीज आई हैं, जिनमें पहली स्टडीज में बोला है कि 7 महीने तक, सेकेंड डोज के 7 महीने तक कोविशील्ड से प्रोटेक्शन रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टडी आई है उसमें कहा है कि 3-4 महीने तक कोविशील्ड का प्रोटेक्शन रहा है। तो अभी ये मुद्दा सरकार के सामने है, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो उस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि एटलीस्ट जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जिनकी वैक्सीनेशन इनिशियल लेवल पे जनवरी, फरवरी या मार्च तक कंप्लीट हो गई थी, जिनको 9-10 महीने से ऊपर हो गया है, उनकी एटलीस्ट ये बूस्टर जो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है हिंदुस्तान के अंदर, उनका बूस्टर डोज लगना चाहिए, जिनको इनिशियली लग चुका है, जिनका टाइम 7 से 9 महीने हो चुका है। जबकि हमको मालूम है कि हिंदुस्तान की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। डेल्टा वेव के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो वैक्सीनेशन का चरम सीमा पे पहुंच रही है। कुछ दिन पहले मैंने ये भी सुना था कि गुरुग्राम के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर 100% वैक्सीनेशन रेट अचीव कर चुके हैं, ये न्यूज आई थी। तो बहुत ही ये जो कदम है जो सरकार ने उठाया है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, वो अपने लेवल पे है। सरकार का काम है लोगों को वैक्सीनेशन देना, फ्री वैक्सीनेशन देना। देखिए कितनी ऐसी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, यूके है, यूएस है, जिनमें अभी वैक्सीनेशन का दौर उतना अच्छा नहीं है जितना हिंदुस्तान के अंदर है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है वो बाकी देशों से बहुत ज्यादा है। लेकिन उस लेवल पे हमारी सरकार ने काम भी बहुत किया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमको कोविड से, ओमिक्रॉन की जो ये थर्ड वेव है, इससे बचना है, तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो अपना आजकल आपने देखा होगा कि लोगों ने मास्क लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बंद हो गई है, और डूज एंड डोज जो हम कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन नहीं हो रहा है। ये काम हमारा है। देखिए ये सरकार अपने लेवल पे कितनी इसकी सख्ती करेगी। ये कुछ अब 1.5 साल हो चुका है कोविड को। अब हर आदमी हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का जानता है कि हमको कोविड से कैसे बचना है। डॉक्टर आप अजय आप बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर अजय आप बने रहे हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स भी जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव हैं स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी सर, जिस तरीके से कल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने अनिल विज ने सदन में बयान दिया कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगी है उन्हें पब्लिक प्लेस में एंट्री नहीं मिलेगी। हेलो जी सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी सर, जिस तरीके से कल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सदन में यह बयान दिया कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है उन्हें पब्लिक प्लेस पर एंट्री नहीं मिलेगी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये मतलब कहना आसान है जी, लेकिन इसकी कहना आसान है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत मुश्किल है। वही धरातल पर इस आदेश को कैसे लागू कर पाएंगे? हाँ, तो इसलिए ये कहना आसान है, कह दिया उन्होंने, अच्छी बात है। इससे ये दिख रहा है कि भी सरकार की संकल्प शक्ति जो है वो दृढ़ है, वो चाहती है कि भी रिस्ट्रिक्शन लगाकर इसके फैलाव को रोका जाए, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो नगण्य के बराबर ही है जी। ये तो सिर्फ समाज के लोगों को, आम जनता को स्वयं सोचना होगा कि ये सारी की सारी चीजें जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, बताई जा रही है, समझाई जा रही है, वो उनके हित में है, उनके परिवार के हित में है, उनके रिश्तेदारों के हित में है जी। अब जो हमारा जो ओमिक्रॉन है ये बहुत इन्फेक्शियस है, यानी जो पहला डेल्टा वेरिएंट था वो अगर 2-5 लोगों को अगर 100 में से संक्रमित करता था तो ये 50 लोगों को संक्रमित करने में सक्षम है, यानी बहुत तेजी के साथ ही इसका फैलाव होने वाला है। इसलिए सर हम बात करें तो प्रदेश में भी 2 नए केस ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं और प्रदेश में भी अब एंट्री हो चुकी है ओमिक्रॉन की। देखिए ये प्रदेश में हुई है, विश्व में बहुत सारे देशों में हो चुकी है, 12, 15, 19 शायद अपने प्रदेशों में हो चुकी है और अब ये जिलों में आ जाएगी और जिलों से आपके घर तक पहुंचेगी। तो इसको रोकने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना होगा।
आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को समझ में आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब पत्रकार महोदय या डॉक्टर्स या बाकी ये कहते हैं कि डेल्टा 2 जितना खतरनाक नहीं है, तो ये सुनते ही लोग रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि जो इससे फैलेगा और भारत में किस तरीके की शेप लेगा, ये अभी हम नहीं कह सकते कि भारत में कितना खतरनाक होगा और कितना खतरनाक नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा भारत में जब इन्फेक्शन फैलेगा उसके बाद पता लगेगा इस बारे में। क्योंकि डॉक्टर पंकज, ये चीज हमने जब दूसरी लहर आई थी डेल्टा प्लस की, उस दौरान भी देखा था कि किस तरीके से जब शुरुआती दौर था तो डेल्टा प्लस के जो मौत का आंकड़ा था वो कम था, लेकिन जब अप्रैल और मई पे ये आंकड़ा पीक पर चले गया। यही मैं कह रहा हूं कि इसको हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी ये उससे कम खतरनाक है इसलिए हम रिलैक्स हो जाएं, टेंशन फ्री हो जाएं। इसको रोकना, इसके फ्लो को रोकना, इसको डिले करना, ये हम सब लोगों को पूर्ण रूप से प्रयासरत होकर ही हम इसको सफलता से कर पाएंगे। अदरवाइज भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए जो रहने का सिस्टम है, एक दूसरे के करीब आने जाने का सिस्टम है, ओवर क्राउडिंग है, मेट्रो में कह लीजिएगा, चाहे बसेस में कह लीजिएगा, रेल कह लीजिएगा, इवन हवाई जहाज में भी ओवर क्राउडिंग इन्फेक्शन का खतरा कितना है? जो लोग पहली लहर में या दूसरी लहर में संक्रमित हुए हैं, अब तीसरी लहर में अगर वो संक्रमित होते हैं तो कितना खतरा है उन लोगों के लिए, और क्या क्या प्रिकॉशन उनको लेने चाहिए? देखिए, जो नया वेरिएंट है वो इन्फेक्शन करने में उतनी ही गति रखेगा। उसमें अगर पहली डोज लगवाई है, दूसरी डोज लगवाई है, तो भी संक्रमण को रोकने में सक्षम नहीं है, केवल उसके प्रभाव को कम करने में हेल्प कर सकती है वैक्सीनेशन भी। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम संक्रमित नहीं होंगे। दूसरा, ये अगर घर में किसी एक व्यक्ति को हो गया तो ये मान के चलेगा कि 100% घर के बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग संक्रमित होंगे। पहले वेरिएंट में 1 या 2 लोग घर में एक संक्रमित आता था तो 1 या 2 लोग होते थे, बाकी लोग बच जाते थे। लेकिन इसका जो संक्रमण है ये 100% है। अगर 100% होगा, अगर आप बस में बैठे हैं और एक भी इन्फेक्शन का केस बस में होगा तो पूरी बस में ट्रेवल करने वालों को इन्फेक्ट कर देगा, ऐसे पूरे रेल के डिब्बे को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये बात माननी पड़ेगी कि हमें पहले से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है इस बार। जी डॉक्टर पंकज, आप बने रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर अजय भी जुड़े हुए हैं। सर, डॉक्टर अजय, मैं आपके पास आऊंगी। आपने भी डॉक्टर पंकज वत्स को सुना होगा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है, लेकिन बच्चों पर ये वेरिएंट कितना प्रभाव डालेगा अपना? बच्चों की तो अभी वैक्सीनेशन भी नहीं आई है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही 1-2 दिन पहले ही मैंने एक लिटरेचर देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि बच्चों को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है और बच्चों की इम्यूनिटी इतनी कारगर होती है कि अभी फिलहाल वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी स्टडीज शायद अभी बच्चों पे नहीं हुई है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो बच्चों पे रहेगा कि नहीं रहेगा और उसका तीव्रता कैसे रहेगी। डेल्टा वेव में हमने देखा था, या पहले भी 2020 के अंदर भी हमने देखा था कि कोविड बच्चों में हुआ था, लेकिन इतनी जो कोविड की तीव्रता थी वो बच्चों में नहीं हुई थी। यूएस के अंदर बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है, शुरू हो चुका है और बच्चों को वैक्सीनेशन लगना है, लग भी रहा है और बच्चों को स्कूल भी खुल चुके हैं और स्कूल भी जा रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का वैक्सीनेशन का दौर भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स जो कह रही हैं कि वो यही कह रही हैं कि बच्चों में ये जो वेरिएंट है अभी मिला नहीं है और उसकी तीव्रता ना के बराबर होने की आशा है। जी डॉक्टर अजय, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी फरीदाबाद से राजेंद्र धैया भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि फरीदाबाद में भी अब ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है? देखिए, बिल्कुल अनु, मैं आपको बता दूं कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर एक मामला अब जो है सामने आ गया है और उसकी पुष्टि भी सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता उन्होंने की है और कहीं न कहीं जो उनके संपर्क में थे उनको भी निगरानी में लिया गया है और उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। उनके भी सैंपल भेजे गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से फरीदाबाद में 250 से ज्यादा लोग अपना गलत एड्रेस और फोन नंबर देकर गायब हो गए, तो कहीं न कहीं
बहुत ज्यादा आशंका फरीदाबाद में ओमिक्रॉन की बढ़ने की लगाई जा रही है। उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है राजेंद्र, उनका भी कोई पता नहीं चल पाया है। जो 209 लोग फरीदाबाद में बाहर से आए थे, पता नहीं चल पाया है लगातार। जी अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस भी अपने तौर पर जांच कर रही है और साफ तौर पर कई टीमें इसको लेकर गठित की गई है ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके। साथ ही बात करें बादशाह खान अस्पताल की, तो यहाँ पर भी कई टीमें लगातार उन लोगों के चालान काटने पर लगी हुई है जो लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो स्टाफ का बंदा है या पुलिस का बंदा है या आम आदमी है। सभी के चालान यहाँ पर लगातार काटे जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक भी साथ साथ किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही करने से जो है बाज यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की आज एक मीटिंग भी यहाँ पर चली हुई है। अभी फिलहाल की बात करें तो तमाम जो आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है तो ये देखने वाली बात होगी। जी अनु। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर पंकज वत्स, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि बात करूंगी मैं ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। क्या बच्चों को वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी? देखिए, जिस तरह की हमें सूचना मिल रही है उसके हिसाब से बच्चों को संक्रमित तो करेगा ही ये, और बच्चे जो है लेकिन उन पर सिम्टम्स आएंगे या उनको बीमारी होगी, तकलीफ होगी, ये अभी कहना मुश्किल है। जी डॉक्टर जी, नहीं होगा ये तो तय है कि इन्फेक्शन तो होगा, बल्कि वो एक रिजर्वायर के रूप में काम करेंगे। यानी सपोज एक अडल्ट को हुआ, उससे बच्चे को हुआ, अब वो बच्चा खुद तो संक्रमित हो गया है लेकिन उसको सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन वो बच्चा जिस अडल्ट के कांटेक्ट में आएगा उसको संक्रमित कर देगा। जी, तो ये जो बच्चों के माध्यम से संक्रमण आगे फैल सकता है, ये एज ए रिजर्वर जो है वो काम करेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज आपका भी और डॉक्टर अजय आपका भी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो लगातार अब ओमिक्रॉन वेरिएंट देश के 16 राज्यों में फैल चुकर अपने पैर पसार रहा है, लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइंस सरकार द्वारा निर्धारित किए गई है उनका लोग अब सख्ती से पालना नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।